Today we are going to start the journal entries. Basically, journal entries are simple and compound. सिंपल एंट्री में जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में जहां हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सीखा था उसमें एक्सप्लेन किया है, लेकिन अब मैं आपको बताने जा रही हूं कि हम कंपाउंड एंट्री कैसे करेंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चन जर्नल का आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो जर्नल जब हम बनाते हैं तो उसमें दो तरह की एंट्रीज होती हैं। एक होगी आपकी क्वेश्चन में जो सिंपल एंट्रीज होंगी और दूसरी होंगी जो कि कंपाउंड एंट्री होंगी। आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसमें दो ही तरह की बता रही हूँ, एडजस्टमेंट एंट्रीज, ट्रांसफ़र एंट्रीज, ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज, ये सब मैं आपको बाद में अगले वीडियो में बताने वाली हूँ। आज हमारी जो बात होगी वो सिर्फ एक क्वेश्चन पर बेस्ड होगी जिसमें आप सिंपल और कंपाउंड एंट्री के बारे में समझेंगे। सिंपल एंट्री जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ठीक है। लेकिन कंपाउंड एंट्री का मतलब ये होता है कि जब एक ही डे में सेम डेट पर एक से ज़्यादा एक नेचर वाले ट्रांजैक्शंस होंगे तो उन्हें हम कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं। पहले मैं आपको कंपाउंड एंट्री का एग्जांपल दूंगी, उसके बाद जर्नल एंट्रीज करवाऊंगी जो कि क्वेश्चन लेंगे जो प्रैक्टिकली हम सॉल्व करेंगे। जैसे सपोज सैलरी पेड 5,000 रुपीज़, रेंट पेड 2,000 रुपीज़, वेजेस पेड 2,000 रुपीज़। अब ये अगर सेम डेट पर हुई हैं, सपोज 28 अप्रैल, अगर ये सेम डेट पर हुई हैं तो हम इनकी कंपाउंड एंट्री कर सकते हैं। एंट्री क्या होगी यहीं पर बता देती हूँ मैं आपको। सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि 5,000 डेबिट हो गया, 2,000 डेबिट हो गया, 2,000 डेबिट हो गया और टोटल 9,000 क्रेडिट हो गया, ठीक है। कंपाउंड एंट्री में हमें ये देखना होता है कि सेम डेट में होना चाहिए, मतलब ये एक ही डेट के ट्रांजैक्शंस हैं। और दूसरा कॉमन चीज़ ये है कि एक अकाउंट अकेला डेबिट क्रेडिट होगा, ठीक है। या तो एक अकेला डेबिट हो या एक अकेला क्रेडिट हो और बाकी के अकाउंट्स डेबिट या क्रेडिट हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमें कंपाउंड एंट्री जब एक जैसे ट्रांजैक्शंस होंगे तो एक साथ जो एंट्री की जाती है कंबाइंड फॉर्म में, उसे हम कंपाउंड एंट्री बोलते हैं, ठीक है। अब हम लेते हैं एक क्वेश्चन। According to this question, we have to solve the proper journal. How we have to solve? Now I am showing. Now the question is, following transactions of Ramesh for April 2018 are given below. Journalize them. 2018 April 1st, Ramesh started business with cash rupees 1 lakh. April 2nd, paid into bank rupees 20,000. April 3rd, bought goods for cash 50,000 rupees. April 4, drew cash from bank for office use 10,000 rupees. April 13, sold goods to Krishna on credit 15,000 rupees. April 20, bought goods from Sham on credit 22,500. April 24, received from Krishna 12,500, allowed him discount 500. In this transaction, you will get the compound entry. April 28, again compound entry, paid cash to Sham 21,500 and discount received 1,000. Now April 28, again Krishna returned goods 2,000 rupees. April 30, cash sales for the month 80,000 rupees and rent paid 5,000 rupees and salary paid 10,000 rupees. So
रेंट एंड सैलरी ऑल्सो कम्स इनटू द कंपाउंड एंट्री। कैसे बनाना है ये मैं आपको बताती हूँ। मैंने अपने बोर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिससे कि मैं पूरा क्वेश्चन आपको एक बार में सॉल्व करके बता सकूँ। अब इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे जिसकी बुक्स में आप एंट्री कर रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसमें नाम दिया हुआ है रमेश, तो हम लिखेंगे रमेश। इन द बुक्स ऑफ रमेश हम बना क्या रहे हैं, जर्नल, और उसके बाद हमारा फॉर्मेट होगा इस तरह से, जो कि हमें बनाना है। डेट, पर्टिकुलर्स, ये लाइन थोड़ी सी, पर्टिकुलर्स के बाद जो इसमें हमें एंट्री करनी है, इसलिए इसे वाइडर रखना है। फिर आपका आ जाएगा LF, लेज़र फोलियो, जो कि लेज़र का पेज नंबर होगा। यहाँ हम लिखेंगे अमाउंट रुपीज़ में डेबिट का, और क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज़। ठीक है, ये हमारा सिंपली क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, ये जो है लाइन आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है, अब ठीक है। नाउ वी हैव टू स्टार्ट द क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू राइट फर्स्टली नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जिसकी भी बिजनेस है। अब हम यहाँ पर लेंगे ईयर 2017, अप्रैल 1, क्योंकि ट्रांजैक्शन के हिसाब से हमें डेट के हिसाब से एंट्री करनी है। रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज़ 1 लाख रुपीज़। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एज पर द ट्रांजैक्शन रमेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश आया है, और पैसा किसने दिया है, रमेश ने दिया है, तो कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा क्योंकि वो ओनर है। हमारी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और नरेशन होगी हमारी बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ओके, और जैसे ही आपकी एंट्री पूरी होती है आप इसको सेपरेट कर देंगे। ठीक है, अमाउंट है आपका 1 लाख रुपीज़। ओके, नाउ द सेकेंड ट्रांजेक्शन इज पेड फॉर रिपेयर ऑफ प्रमाइसेस। प्रमाइसेस की रिपेयर के लिए पेमेंट किया गया है। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रैल 1 ही आपकी दूसरी एंट्री है, लेकिन ये दोनों नेचर वाइज अलग अलग हैं, इसलिए हम उसका एक साथ एंट्री नहीं कर पाए। इसमें होगा रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग रिपेयर पेड। ओके, और इसके लिए हम 10,000 रुपीज़ से एंट्री कर देंगे। ठीक है, नाउ वी हैव टू गो फॉर द थर्ड ट्रांजेक्शन, अप्रैल 2 पेड इनटू बैंक। अब देखिए, ये फर्स्ट एंट्री थी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, क्योंकि कैश आया है बिजनेस में रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग, और कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है जो कि ओनर का अकाउंट है, इसलिए वो अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि देने वाला कौन है, पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग रूल्स क्या बोलते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग टू द पर्सनल अकाउंट रूल्स क्रेडिट द गिवर, इसलिए हमने यहाँ इसे क्रेडिट किया। सेकंड क्वेश्चन जो ट्रांजेक्शन है, रिपेयर जो पेमेंट किया गया है, रिपेयर कम्स अंडर द हेड ऑफ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट सेज दैट डेबिट
all expenses. So repair is a expense, it is debited, and according to the real account, what the real account says? Real account says credit what goes out. जब आपने रिपेयर पेमेंट किया तो कैश के फॉर्म में गया और कैश जो है आपका बिजनेस से बाहर चला गया. नाउ थर्ड ट्रांजेक्शन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2 पेड इनटू बैंक. हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक. हमने क्यों किया है आप देखिए, जो हमारा क्वेश्चन है उसमें अमाउंट दिया हुआ है 70,000 रुपीज़. हम एंट्री कर देंगे. जो डेबिट है उसके सामने डेबिट की एंट्री होती है. बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. बैंक अकाउंट डेबिटेड विद 70,000 डेबिट वाले कॉलम में, टू कैश अकाउंट क्रेडिट, तो क्रेडिट वाले कॉलम में आप अमाउंट को लिखोगे. अब इसमें समझने वाली बात यह है कि बैंक पर्सनल अकाउंट है एंड पर्सनल अकाउंट सेज डेबिट द रिसीवर. पैसा किसे मिला है? बैंक के पास आ गया है तो बैंक को डेबिट कर देंगे. एज पर द रियल अकाउंट कैश गोज आउट. रियल अकाउंट है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यहाँ पर कैश पेमेंट कहाँ चला गया है? बैंक में, इसलिए आप उसे क्रेडिट करोगे. एज पर द थर्ड ट्रांजेक्शन लोन फ्रॉम बैंक टेकन अगेंस्ट पर्सनल फिक्स्ड डिपॉजिट. लोन टेकन फ्रॉम द बैंक, बैंक से हमने लोन लिया है तो अमाउंट जो है हम किस तरह से लिखेंगे? अप्रैल 2 अगेन. अब जो लोन लिया है वो किसने दिया है? बैंक ने दिया है, तो हम क्या कर देंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट. बैंक लोन अकाउंट बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक. ओके, अब समझना ये है कि बैंक से जब लोन लिया गया है तो जो बैंक होगा वो आपको कभी भी कैश नहीं देगा. जो भी लोन होता है वो आपके अकाउंट में आकर के ट्रांसफ़र होता है. इसलिए जो पैसा आया है वो किसके पास आया है? बैंक के पास आया. और कैसे आया? बैंक लोन से. इसका अमाउंट दिया हुआ है 25,000. ठीक है. अब इसके बाद जब हमारा नॉर्मली पेज जब टर्न होता है तो हम इस पूरे पेज का टोटल लगा देंगे और उस टोटल को हम लिखेंगे टोटल CF. टोटल C/F. टोटल कैरी फॉरवर्ड. इस पेज का जो टोटल है वो हो गया 1,10,180, 2,05,000, 205,000. ये इस पेज का आपका टोटल हो जाएगा. आपको ये समझना होगा कि जब भी हम टोटल करते हैं तो ये आपकी लाइंस इस तरह से ड्रॉ होंगी और जहाँ पर हमारा टोटल होगा उसके नीचे डबल लाइंस आपको करनी पड़ेंगी. ठीक है. अब हम आगे करते हैं, क्योंकि ये जो अमाउंट हमने लिया है ये अमाउंट हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे. इस साइड का जो हम फॉर्मेट बनाएंगे उसमें आपका ये हो गया थोड़ा सा LF का कॉलम मैं बहुत पतला सा बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है और ये वाला साइड हमारा बन जाएगा. ठीक है. अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज April 3 बॉट गुड्स फॉर कैश.
यानी कि हमने गुड्स परचेज किया है और कैश पेमेंट दिया है। कितना दिया है? 5000। तो हमारी जो नेक्स्ट एंट्री होगी अप्रैल 3 पर, अप्रैल 3 परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, ये जो टोटल आपने CF में लिखा है ये टोटल यहाँ पर आ जाएगा, टोटल फर्स्ट लाइन में आ जाएगा BF। BF मीन्स ब्रॉड फॉरवर्ड, और वो कितना आ गया? 2,05,000 रुपीज़। क्लियर? After this we have to do the entry which is related to the amount 5,000 rupees। 5,000 की ये एंट्री आपकी हो जाएगी। हम यहाँ पर नरेशन लिखेंगे, being goods purchased for cash। इसको आप वहाँ तक नहीं ले जाएंगे, यहीं रखना है पर्टिकुलर में। अप्रैल 4 ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। ऑफिस यूज़ के लिए आया है, इसलिए हम ड्राइंग्स यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब जो हमारी एंट्री होगी वो होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट, बीइंग कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। ओके, अमाउंट हमारा है इसमें एज पर दिस क्वेश्चन 1,000 रुपीज़। 1,000 rupees। Now the point is why the cash is debited as per real account। क्या आया है आपके पास रियल अकाउंट में? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि आपने कैश बैंक से निकाला है तो कैश आया है इसलिए डेबिट होगा। पर्सनल अकाउंट सेज क्रेडिट द गिवर हु हैज़ गिवन द कैश। बैंक ने कैश दिया है इसलिए बैंक को क्रेडिट किया है। नाउ अप्रैल 13 नेक्स्ट इज बॉट गुड्स फ्रॉम शाम। शाम से गुड्स परचेज किया गया है, आया क्या है? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू शाम। अब शाम के साथ हम अकाउंट नहीं लगाएंगे, या तो हम शाम अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे तब अकाउंट लगाएंगे, वरना शाम अकेला ही लिखेंगे। बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, या हम लिख सकते हैं शाम से परचेज किया है। अकॉर्डिंग टू दिस transaction the amount is 22,500 rupees। okay, now take इसमें भी अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। परचेजेस अकाउंट डेबिट रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्या होगा? परचेज डेबिट होगा। एंड हु हैज़ गिवन द गुड्स? शाम हैज़ गिवन, सो शाम इज क्रेडिटेड एज पर पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग शाम को क्रेडिट किया जाएगा। अब है आपके पास नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पेड फॉर कार्टेज। अप्रैल 13 नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से कार्टेज को डेबिट करेंगे। कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश में पेमेंट किया गया है। बीइंग पेड कार्टेज राइट, और इसका अमाउंट दिया हुआ है अपने को 500 रुपीज़ डेबिट और 500 रुपीज़ क्रेडिट करेंगे। ठीक है। आफ्टर दिस द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज सोल्ड गुड्स टू कृष्णा। अप्रैल 20 गुड्स सेल किया गया है कृष्णा को, तो उसमें हम क्या करेंगे?
कृष्णा इज द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट द रिसीवर, कृष्णा को डेबिट कर दो और सेल्स को क्रेडिट कर दो। मैं ऑलरेडी बैलेंसेस में भी बता चुकी हूँ कि सेल्स हमेशा क्रेडिट होगा। कृष्णा डेबिट टू सेल्स अकाउंट being goods sold to कृष्णा, और इसका अमाउंट होगा ट्रांजेक्शन के हिसाब से 15,000 रुपीज़। ओके, नाउ द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज April 20 again received from कृष्णा। अब जो कैश रिसीव हुआ है वो कृष्णा से आया है। कितना अमाउंट मिला है हम इसे देख लेते हैं, 15,000। तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आया है अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन टू कृष्णा, क्योंकि पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, कृष्णा को क्रेडिट करेंगे। अप्रैल 20 एंड 15,000। यहाँ भी हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। अगेन वी हैव टू राइट टोटल CF, और इस वाली लाइन में हम टोटल लगा कर के टोटल CF कर देंगे। इस पर्टिकुलर टोटल को हम ये वाला टोटल BF भी ऐड कर देंगे और टोटल जो अमाउंट आएगा वो होगा 2,64,000। अभी हमारी कुछ एंट्रीज और बाकी हैं इस क्वेश्चन की, तो उसको हम करने से पहले एक बार मैं आपको ये सारा रिवाइज करवा देती हूँ। एक बार रिवाइज करने के बाद हम आगे की एंट्रीज करेंगे। फर्स्ट एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो यही एंट्री होगी, लेकिन अगर बिजनेस कैश के अलावा किसी और चीज़ से भी किया गया है, जैसे मशीन या प्लांट या फर्नीचर, तो हम उसे भी डेबिट करेंगे। यहाँ पर हमारी जो एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, क्योंकि रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग कैश आया है, और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट इसलिए होगा क्योंकि पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट सेज क्रेडिट द गिवर। सेकेंड एंट्री रिपेयर्स पेड, रिपेयर एक्सपेंस है, डेबिट होगा, और रिपेयर को पे करने के लिए हमने कैश दिया है, रियल अकाउंट सेज क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रिपेयर के फॉर्म में हमने उसे कैश पे किया है। नेक्स्ट एंट्री अप्रैल 2, अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है। इट मीन्स हु इज़ द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, और कैश ऑर्गेनाइजेशन से बाहर गया है या बिजनेस से बाहर गया है तो कैश को क्रेडिट कर देंगे एज पर रियल अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लोन टेकन फ्रॉम द बैंक, फ्रॉम बैंक। अब आपने बैंक से लोन लिया है तो जो लोन अमाउंट होगा वो आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया जाएगा, तो जो अमाउंट आया है वो आपके बैंक अकाउंट में गया। हु इज़ द रिसीवर, बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, क्योंकि बैंक लोन गिवर है, क्योंकि बैंक लोन भी एक पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि जो बैंक, जिस बैंक ने आपको लोन दिया है, इट कम्स अंडर द हेड ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन, तो बैंक पर्सनल अकाउंट के रूल्स लगेंगे। आफ्टर दिस फर्स्ट पेज जैसे ही आपका कंप्लीट होगा, इसका आप टोटल CF करेंगे, टोटल कैरी फॉरवर्ड, और ये टोटल आपका इस पेज के टॉप पर आ जाएगा। मैंने दोबारा से आपके लिए ये पर्टिकुलर्स अमाउंट वगैरह नहीं लिखा है क्योंकि इस पेज का प्रॉब्लम होता है। 3 अप्रैल को गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, जब हम गुड्स परचेज करेंगे क्या आया है, गुड्स आया है, और गया क्या है, कैश गया है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, राइट। अप्रैल 4 का जो ट्रांजैक्शन है बीइंग कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, हमने बैंक से पैसा निकाला है। अब बैंक से पैसा निकाला है तो देने वाला कौन है, बैंक है, नेचुरली बैंक क्रेडिट हो जाएगा,
और इन फॉर्म ऑफ रियल अकाउंट कैश हमारे पास आया है. रियल अकाउंट सेज डेबिट व्हाट कम्स इन. आफ्टर दिस अप्रैल 13 अगेन गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट. हमने गुड्स परचेज किया है क्रेडिट बेसिस पर. परचेज ऑलवेज डेबिटेड, परचेज डेबिट हो गया रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग. डेबिट व्हाट कम्स इन. एंड हु हैज़ गिवन द गुड्स टू अस? Shyam has given the goods to us. That's why Shyam is credited. Shyam का पर्सनल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज पेड कार्टेज. कार्टेज एक्सपेंसेस है नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग. कैरेज डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश पेमेंट के फॉर्म में बिजनेस से बाहर गया. अप्रैल 20 गुड्स सोल्ड टू कृष्णा. अब जब भी नाम आ रहा है इसका मतलब है ट्रांजेक्शन क्रेडिट में हुआ है. तो हम क्या करेंगे? हु इज़ द रिसीवर ऑफ द गुड्स? कृष्णा. तो कृष्णा डेबिट टू सेल्स. सेल्स क्यों होगा? ये पर्सनल अकाउंट है. कृष्णा डेबिट द रिसीवर एंड सेल्स इज अ रियल अकाउंट. दैट मीन्स क्रेडिट द अमाउंट ऑफ सेल्स. क्लियर? आफ्टर दैट अप्रैल 20 कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा. कृष्णा को से अमाउंट रिसीव हुआ है. हमारे पास आया है कैश. कैश को डेबिट कर देंगे एंड एज पर पर्सनल अकाउंट कृष्णा हैज़ गिवन. कृष्णा देने वाला है, उसे क्रेडिट कर देंगे. सेकंड पेज में भी हमारी एंट्रीज पूरी नहीं हुई हैं, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर मैं सेपरेट कर देती हूँ जिससे आपको पता चल जाए कि ये एंट्रीज डबल हैं, डबल पेजेस हैं. सेकंड पेज में भी जब एंट्रीज पूरी नहीं हुई हैं तो हम यहाँ फिर से लिखेंगे टोटल CF और यहाँ टोटल कर देंगे. यही टोटल हमारे नेक्स्ट पेज पर टॉप पर आ जाएगा. नेक्स्ट पेज के लिए ये वाला टोटल हम यहाँ ले आएंगे. टोटल BF 2,64,000 रुपीज़. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट फॉर द फर्दर एंट्रीज. आपका हुआ है 20 अप्रैल तक का. 24 अप्रैल को दिया हुआ है सोल्ड गुड्स टू कृष्णा. दिस इज डन एंड अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा इज ऑल्सो डन. इट मीन्स ये आपकी डेट आएगी 24th. 24th के बाद नेक्स्ट है पेड टू श्याम बाय चेक. अब इसमें हमें ये समझना पड़ेगा अप्रैल 28 पेड टू श्याम बाय चेक. अमाउंट जब भी पे किया जाएगा चेक से तो हम बैंक लिखेंगे. हमारी एंट्री हो जाएगी हु इज़ द रिसीवर? श्याम डेबिट टू बैंक अकाउंट. क्लियर? बीइंग अमाउंट paid to Shyam. After writing the narration, separate the transaction. और इसका अमाउंट है paid to Shyam by check 22,500. 22,500. Next transaction is on 30th April. Cash sales for the month 8,000. Paid salary to Ram 3,000. Paid interest on loan from bank on repayment 250. अब तीनों ही ट्रांजेक्शन्स अलग अलग नेचर के हैं इसलिए एक साथ नहीं लिख पाएंगे. अप्रैल 30 फर्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड कैश सेल्स फॉर द मंथ. सो कैश अकाउंट डेबिट to sales account being goods sold for cash. अमाउंट आ जाएगा, आप लिख देंगे 8,000 रुपीज़. ओके, सेपरेट द ट्रांजेक्शन. अब कैश सेल्स में तो आपको एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी. कैश आया है, डेबिट व्हाट कम्स इन, और सेल्स भी रियल अकाउंट है. सो व्हाट वी हैव टू डू? क्रेडिट व्हाट गोज आउट. आफ्टर दैट अप्रैल 30 अगेन
पेड सैलरी टू राम, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सैलरी राम को दी गई है, फिर हमने कैश क्यों लिखा? बात समझने वाली ये है कि जब भी हम सैलरी पे करते हैं तो सैलरी हमेशा कैश में या बैंक में दी जाती है। कभी भी सैलरी किसी पर्सन को जब दी जाएगी तो उसके नाम का यहाँ कोई मतलब नहीं होता है। ये सिर्फ आपके कन्फ्यूज़न के लिए दिया गया है। बहुत बार ऐसा होता है कैश सेल्स टू राम, अब इस कंडीशन में आप क्या से राम डेबिट टू सेल्स कर देंगे, तो इस तरह का कन्फ्यूज़न आपको नहीं करना है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, एक एक ट्रांजैक्शन पर पूरा फोकस करके हमें आंसर लिखना होता है। अब इस कंडीशन में सैलरी राम को दी गई है, लेकिन सैलरी हमेशा कैश में या चेक में होती है। यहाँ पर बैंक नहीं लिखा है, चेक भी नहीं लिखा है, इसलिए मैंने इसे कैश में माना है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज interest paid on loan from the bank on repayment 250 rupees. So when the loan paid, interest paid, then April 30 interest on loan account debit to बैंक अकाउंट, क्योंकि जो चेक से पेमेंट होगा वो बैंक के थ्रू ही होगा। ठीक है। अब हम इसकी नरेशन लिख देंगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, अमाउंट इज 250। According to April 30, paid interest on loan from bank on repayment। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो आपका लोन था उस अमाउंट पर 250 रुपीज़ लोन का इंटरेस्ट ड्यू हो गया है, तो उसके लिए हम एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन आपका एक्सपेंस है और ये आपके बैंक अकाउंट से ही डिडक्ट किया जाएगा जो कि अभी ड्यू हुआ है। अब रीपेमेंट ऑफ लोन भी दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जो हमने लोन लिया था, लोन कितना लिया था, हमारा बैंक लोन था एज पर द ट्रांजेक्शन 2 अप्रैल के हिसाब से 25,000 अपना लोन था अमाउंट और 250 इंटरेस्ट हो गया। इट मीन्स अब जो हमें पेमेंट करना है वो कितना करना है, 25,250 का पेमेंट करेंगे। तो जब हमारा बैंक लोन पे किया जाएगा तो क्या करोगे आप, हु इज़ द रिसीवर, बैंक लोन अकाउंट डेबिट, क्योंकि पर्सनल अकाउंट है, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये हमारी एंट्री हो जाएगी इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। 250 ये इंटरेस्ट हो जाएगा और जो आपका अमाउंट है ये लोन में ऐड हो गया, तो अब आपका टोटल कितना हो गया, 25,250। ये आपकी एंट्री हो जाएगी। और ये जो लोन टोटल BF आपका आ रहा है वो है 2,97,000, इसको मैं इस साइड कर देती हूँ, 297,750 और यहाँ भी हो जाएगा 297,750 और ये टोटल हम यहाँ पर कर देंगे बीइंग लोन पेड विद इंटरेस्ट, लोन का रीपेमेंट कर दिया गया। लास्ट में हमारा टोटल आ जाएगा। टोटल के लिए हम ये जो अमाउंट लेंगे वो हो जाएगा आपका 1,232, 2,23,000,
223000 और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये बात आपको समझनी है कि अगर केवल इंटरेस्ट पे करना है तो हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन रीपेमेंट ऑफ लोन भी आ गया है तो आप करेंगे बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक के थ्रू आपका लोन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया गया है। आई होप आपको ये जर्नल एंट्रीज अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर अभी भी जर्नल एंट्रीज समझ में नहीं आती हैं तो अभी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। हम कुछ कंपाउंड एंट्रीज करेंगे, उसके बाद मैं आपको जीएसटी एंट्रीज बताऊंगी। सबसे पहले मैं इससे नेक्स्ट जो स्टेप हमारा होगा वो होगा इंक्लूडिंग कंपाउंड एंट्रीज और ओपनिंग एंट्रीज।